नमस्कार दर्शकों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक सिंह लगन की कुंडली का फलादेश इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने अपने डिटेल हमें भेजी थी और वो चाहते थे कि मैं उनकी कुंडली का फलादेश करके YouTube के माध्यम से उन्हें भेजूं, तो उसका मैं ये वीडियो बना करके आप सभी के लिए भी और उनके लिए भी YouTube पर डाल रहा हूं। दोस्तों, सिंह लगन की कुंडली का फलादेश किस तरह से हम करें, कौन से ग्रह उसमें मारक होंगे या कारक होंगे और किस तरह से वो ग्रह कहां बैठ करके क्या फल देते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। दोस्तों, ये सिंह लगन की कुंडली है और यहां पर सूर्य और गुरु दोनों लग्न भाव में बैठे हैं। दोस्तों, एक बात यहां पर आपको जानना जरूरी है कि जब सिंह लगन की कुंडली के अंदर यदि सूर्य लग्न भाव में ही बैठे हों, तो यहां पर लग्न के स्वामी यदि लग्न भाव में है तो व्यक्ति की पर्सनालिटी कुछ अलग बनती है। यानी कहने का मतलब, व्यक्ति अपने विचारों से राजा की तरह रहने वाला होता है। उसकी सोच बिल्कुल मायनों में ये कहें कि अलग तरह की होती है। अपने को किसी के आगे झुका देना ये उसके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। पर्सनालिटी उसकी इस तरह से होती है, कामकाज करने का तरीका उसका इस तरह से होता है जैसे राजाशाही लोग करते हैं। जो उनको पसंद आया वो करते हैं, जो उनको पसंद नहीं आया वो दुनिया की कोई ताकत उनसे कुछ नहीं करवा सकती। साथ में यहां पर हुकूमत करना, लीडरशिप क्वालिटी, ये भी उनके अंदर होती है। कोई उनको गाइड करे ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो दोस्तों, यहां पर जो सूर्य लग्न भाव में बैठे हैं ये व्यक्ति की पर्सनालिटी को कुछ हद तक इस तरह का बनाते हैं। ऐसे लोगों में दोस्तों नेतृत्व करने की क्षमता भी होती है। अपने स्टाफ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना भी उन लोगों को आता है, ये सूर्य की वजह से होता है। दोस्तों, यहां साथ में गुरु भी बैठे हैं। गुरु साथ में बैठे होने से यहां पर एक चीज और है, ये सोने पे सुहागा वाली कहावत सिद्ध होती है कि गुरु यहां बैठे हुए हैं तो साथ में एक चीज और है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, गुणी होता है। दोस्तों, ऐसी कुंडली के लिए मैं एक बात ये कह सकता हूं, चाहे वो व्यक्ति अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन तब भी उसमें इतना ज्ञान होगा कि जब वो बात करता होगा या दूसरे लोगों के बीच में बैठता है तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है या विद्वान नहीं है या अनपढ़ है। यानी यहां पर विद्या का भरपूर प्रयोग कर पाना उस व्यक्ति के लिए बहुत ही सहज होता है। बहुत अच्छी समझ और बहुत अच्छी पकड़, ज्ञानवान होना यहां पर एक साधारण सी बात उस व्यक्ति के लिए जरूर होती है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं शनि और बुध की। शनि और बुध जो यहां पर सेकंड भाव में बैठे हैं, हालांकि दोस्तों इस कुंडली के अंदर शनि मारक हो जाते हैं। शनि जब मारक हो जाते हैं तो यहां पर शनि का एक काम है सेपरेटिव टेंडेंसी, यानी वो हर उस चीज से अलग करते हैं व्यक्ति को यदि मारक है। तो ये धन, परिवार और वाणी के कारक हो गए। धन, परिवार, वाणी के कारक होने का मतलब ये हुआ कि यहां पर परिवार से दूर ले जाने का, परिवार के सुख में कमी करने का काम यहां पर करेंगे। साथ में धन की उपयोगिता व्यक्ति के लिए बहुत कम कर देते हैं, यानी कि व्यक्ति पैसे को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता है, या पैसा अगर उसके पास है तो महत्व नहीं देगा, या फिर पैसा उसके पास आएगा ही नहीं। ये दोनों चीज यहां पर जरूर रहने वाली है। यानी धन से, परिवार से और वाणी से भी यहां पर व्यक्ति को कुछ न कुछ डिसएडवांटेज शनि यहां पर जरूर देंगे। साथ में दोस्तों, शनि यहां पर सप्तम भाव के भी मालिक है। सप्तम भाव के मालिक है तो यहां पर विवाह को विलंब करना या विवाह के प्रति अरुचि पैदा कर देना, यानी व्यक्ति शादी ही नहीं करना चाहता, इस तरह की चीज भी यहां पर जरूर होगी। क्योंकि परिवार को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो और सप्तम भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुंडली में मारक हैं। तो कई बार देखने में ऐसा महसूस होता है लोगों कि सप्तम भाव के अंदर शनि व्यक्ति की विचारधारा ऐसे बना देते हैं कि वो कहता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। तो इस तरह की चीज भी यहां पर शनि की वजह से देखी जाती है। साथ में दोस्तों बात करें बुध की। बुध उच्च के होकर के उस घर में बैठे हुए हैं, शनि के साथ बैठे हैं और शनि से बुध की अति मित्रता है। तो ऐसे में बुध क्या करेंगे, जब जब बुध का अंतर प्रत्यंतर आएगा तब तक वो परिवार का सुख भी देंगे, पत्नी का नहीं तो अपने भाई बंधुओं का पूरा सुख देंगे, धन का भी सुख देंगे। यानी धन देने का काम बुध का है और धन के सुख का उपयोग नहीं करने देने का काम यहां पर शनि का बनता है। तो यहां पर बुध वाणी को बहुत सौम्य, इंटेलिजेंट बनाते हैं। व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह पता होता है कि उसको किस शब्द का प्रयोग करना है, कहां करना है और कैसे करना है।
धन की परिपूर्णता व्यक्ति के जीवन में रहती है। जब तक बुध का साथ मिलेगा तब तक परिवार का सुख भी व्यक्ति को मिलेगा। दाम्पत्य सुख का नहीं मिलेगा लेकिन परिवार का जरूर मिलेगा, यानी माता पिता भाई बंधु वगैरह का सुख मिलेगा जब तक बुध अच्छी दशा में रहेंगे। और हालांकि बुध की दशा इनको 2018 से शुरू होने वाली है, तो 2018 से जब बुध की दशा होगी तो वापिस से परिवार के बीच में रहना, दाम्पत्य सुख के अंदर भी वृद्धि करना, यानी यदि इनकी शादी नहीं हुई है तो 2018 के बाद में वापिस से इनको दाम्पत्य सुख मिलना तय है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्र और मंगल यहाँ इनके तीसरे भाव में बैठे हैं। चंद्र और मंगल जब तीसरे भाव में बैठे हैं उसमें चंद्रमा इनकी कुंडली में मारक है। दोस्तों सिंह लग्न की कुंडली में शनि और चंद्र हमेशा मारक होते हैं। चंद्रमा मारक होने से एक बात तय है, व्यक्ति का कर्म जो होता है पराक्रम वो दिशाहीन होता है। व्यक्ति पहले से डिसाइड नहीं करके रखता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है और जो काम वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है या मन के अनुसार करता है उस काम में उस व्यक्ति को कभी भी सफलता नहीं मिलती। तो यहां पर एक हिदायत मैं इस कुंडली के आधार पर जरूर देना चाहूंगा कि जब भी आप मन के वशीभूत होकर कोई काम करेंगे आपको उस काम में सदैव नुकसान होने वाला है। और जब भी कोई काम आप ज्ञान सूझबूझ के साथ में, बृहस्पति का जो कार्य है सूझबूझ के आधार पर, ज्ञान के आधार पर करेंगे तब उसमें आपको सफलता मिलना निश्चित है। यानी जल्दबाजी में, भावनाओं में बह करके, लापरवाही से कोई भी काम यदि आप करेंगे तो यहां पर उसमें आपको निराशा मिलना, नुकसान होना तय है। इसलिए मन के वशीभूत होकर कोई काम ना करें, मन को नियंत्रण में रखें, साथ ही विवेक का इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें, ज्ञान का इस्तेमाल करें और फिर उसके आधार पर काम करें। यदि वो आप करेंगे तो चंद्रमा के जो दुष्परिणाम है वो आपको देखने को फिर कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। साथ में दोस्तों चंद्रमा यहां पर तीसरे भाव में बैठ करके व्यक्ति के पराक्रम को तो खराब करते ही हैं, साथ में उसकी मेहनत के रिजल्ट को भी कम करते हैं। यानी व्यक्ति 100% मेहनत करता है तो भी उसको जाकर के 50 या 60% ही मेहनत के रिजल्ट मिलते हैं। साथ में यदि यहां पर हम ये कहें कि यदि बुरी संगत को व्यक्ति अगर अपनाएगा तो यहां पर उसका गलत रास्ते पर जाना भी तय है, क्योंकि मन यहां पर चंद्रमा का कारक है और चंद्रमा यहां पर मारक होने की वजह से व्यक्ति को दिशाहीन या गलत दिशा में ले जाने की भी पूरी ताकत रखते हैं। इसीलिए दोस्तों यहां पर इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हमें मन के वशीभूत होकर कार्य नहीं करना है। मैं इस कुंडली के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। साथ में दोस्तों मंगल यहां पर तीसरे भाव में है, तो मंगल यहां पर मैनेजमेंट के कारक होते हैं, साहस वीरता के कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं, तो व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट पावर अच्छी होती है। दोस्तों देखिए यहां पर चंद्रमा मारक है लेकिन मंगल कारक है। मंगल कारक होने से चंद्रमा के कुछ रिजल्टों को वो अपने आप कम कर देते हैं। मैनेजमेंट अच्छा हो गया तो व्यक्ति भावनाओं में बह करके निर्णय नहीं लेता है, प्रॉपर तरीके से मैनेज करेगा, साहसी होता है, जल्दी से घबराने वाला नहीं होता है, पराक्रम होता है उस व्यक्ति के अंदर। यानी मंगल की वजह से यहां पर व्यक्ति की वर्किंग एफिशिएंसी में काफी हद तक वृद्धि होती है। जब तक मंगल का उनको साथ मिलेगा तब तक उनको अपने कार्य के अंदर सफलता मिलना भी निश्चित है, क्योंकि मंगल यहां पर व्यक्ति के मैनेजमेंट पावर को बहुत अच्छा बनाएंगे, काम करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, साथ ही जोखिम लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे, तो उसमें सफलता भी वो दिलाएंगे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं केतु की। केतु जो यहाँ पर छठे भाव में बैठे हैं कुंडली के अंदर, छठे भाव में केतु जो होते हैं वो व्यक्ति को कुछ हद तक फ्रेंडली भी बनाते हैं। दोस्तों के बीच में रहना, दोस्तों के साथ में उठना बैठना, इस तरह का उनको अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व्यक्ति करना चाहता है यहाँ पर छठे भाव में होने के कारण से। हाँ एक चीज जरूर है दोस्तों, केतु यहाँ पर छठे भाव में होते हैं तो एक राजयोग भी वो बनाते हैं। राजयोग से मतलब होता है, आपने कई बार अक्सर देखा होगा कि व्यक्ति किसी बड़े ओहदे पर पहुंचते हैं या किसी बड़े बिजनेस एम्पायर को भी खड़ा कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर केतु और राहु के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। राहु और केतु ये दो ऐसे ग्रह हैं, ये जब भी छठे, आठवें या 12वें भाव में या तीसरे भाव में होते हैं तो ये व्यक्ति के गुणों को बढ़ा देते हैं। तीसरे भाव में होंगे तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छठे भाव में होंगे तो यहां पर दुश्मनों से कैसे मुकाबला करना है, उनको कैसे हराना है, ये समझ व्यक्ति के अंदर जरूर आती है। साथ में यहां पर रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन के घर में केतु बैठे हैं तो ये कुंडली के लिए अच्छे हो गए। हालांकि ये शनि के घर में बैठे हैं। शनि के घर में होने के कारण ये है दोस्तों कि यदि शनि का उपाय नहीं किया गया तो फिर केतु भी यहां पर अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। इसलिए जैसे ही हम शनि के उपाय इस कुंडली में करेंगे तो साथ ही हमें केतु के भी अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे।
तो दोस्तों केतु यहाँ पर छठे भाव में है, कुंडली के लिए अच्छे हो जाते हैं, व्यापार के लिए अच्छे हो जाते हैं, नौकरी के लिए अच्छे हो जाते हैं, साथ में दोस्तों के लिए। और दोस्त भी व्यक्ति के इस तरह के होते हैं कि व्यक्ति चाहे ना चाहे लेकिन फिर भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये इस तरह के केतु यहाँ पर योग्यता व्यक्ति को जरूर देते हैं। साथ में यहाँ पर किसी भी मुसीबत में फंसने पर उस चीज से बाहर कैसे निकलना है, ये भी कला व्यक्ति को केतु देव यहाँ पर जरूर देंगे। उसके अलावा दोस्तों बात करें हम 12वें भाव में। 12वें भाव में शुक्र और राहु दो ग्रह बैठे हुए हैं। 12वें ग्रह में शुक्र और राहु यहाँ साथ होने से, हालांकि कुंडली में दोनों योग कारक हैं, 12वें भाव में राहु यहाँ पर यदि व्यक्ति गलत संगत करेगा, जुआ, शराब या किसी अपने आप को इनलीगल एक्टिविटी में शामिल करेगा, तो राहु देव यहाँ पर जेल यात्रा भी करवा देंगे। लेकिन यदि व्यक्ति अपने आप को इन सब चीज से दूर रखेगा तो राहु देव यहाँ पर विदेश यात्रा करवाएंगे, खर्च अधिक कराएंगे, लेकिन यहाँ पर विदेश यात्रा भी करवाएंगे। साथ में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करना, उसके द्वारा लाभ कमाना, ये भी आप यहाँ पर राहु देव करवाएंगे। साथ में शुक्र यहाँ जो 12वें भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति लग्जरियस चीजों पर खर्च करने वाला होता है, अच्छी तरह से ब्रांडेड चीजें उसको पसंद होती हैं, छोटी मोटी चीजें उसको पसंद नहीं होती है, महंगी चीजें उस व्यक्ति को पसंद होती है। शुक्र यहाँ पर व्यक्ति को इस तरह का बनाता है, यानी कि यदि आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो वो 500 रुपए की शर्ट व्यक्ति को पसंद नहीं आती है, अगर 1000 रुपए की कोई शर्ट है तो वो अच्छी लग रही है तो वो उसको लेता है। वो ये नहीं सोचेगा ये 500 की है, सस्ती है, चलो ले लो, नहीं, उसे ब्रांडेड अच्छी चीजें हमेशा पसंद आती है, अच्छी तरह से रहना, अच्छी चीजें, अच्छी गाड़ी में घूमना, इस तरह का एटीट्यूड यहाँ पर व्यक्ति का जरूर रहता है, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। राहु 12वें भाव में बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं, तो इस चीज में वृद्धि कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा लग्जरियस तो मैं यह नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी काफी हद तक पैसा ऐशो आराम पर खर्च करना ये साधारण सी बात है। यानी कि जैसे आपने कई बार देखा होगा, कोई व्यक्ति 500 रुपए खर्च अपने ऊपर करने के लिए सोचता है, तो कोई व्यक्ति 10,000 रुपए खर्च करने के लिए भी नहीं सोचेगा। उसको जो काम करना है उसके लिए उसको हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे, वो 1% भी नहीं सोचेगा, खर्च कर देगा। यानी कहने का मतलब, यदि मान लीजिए वो व्यक्ति किसी से को अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है और वो व्यक्ति उसको कहता है भाई तुम्हें पूजा पाठ करानी चाहिए, इसमें 1 लाख रुपए खर्च होंगे, तो वो व्यक्ति बिना ये सोचे कि 1 लाख रुपए मैं खर्च करूं, वो कहेगा ठीक है, इस समस्या का समाधान मिल जाएगा, मैं तैयार हूं इसको करने के लिए। कहने का मतलब है अपनी सुख सुविधा के लिए किसी भी स्तर पर जाकर खर्च करने की प्रवृत्ति यहाँ पर शुक्र और राहु की युति यहाँ पर जरूर देगी। सुनने में बड़ी अजीब सी बात लग सकती है आपको, लेकिन शुक्र और राहु की युति होने के कारण से ऐसा जरूर होगा कि व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करने के लिए या जो काम उसको करना है उस पर खर्च करने के लिए कभी भी पैसे की वो चिंता नहीं करेगा, चाहे उसको कितना ही बड़ा खर्चा क्यों ना करना पड़ रहा हो। तो दोस्तों ये कुंडली के अंदर मैंने आपको 12 घरों के अंदर जो 9 ग्रह बैठे हैं वो क्या फल देंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। साथ में दोस्तों यहां पर एक चीज और है, बहुत से लोग इसे कहेंगे कि इसमें काल सर्प योग भी कुंडली के अंदर बनता है, क्योंकि केतु और राहु के एक तरफ सारे के सारे ग्रह आ गए। लेकिन दोस्तों ये आंशिक काल सर्प योग कहलाता है, क्योंकि शुक्र यहां पर राहु के साथ बैठे हुए हैं। शुक्र जब राहु के साथ यहां बैठे हुए हैं तो आंशिक हो गए। अगर शुक्र भी यहां 12वें भाव में नहीं होते तो पूर्ण काल सर्प योग बनाते। लेकिन इस काल सर्प योग की हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्तर पर ये काल सर्प योग आपको परेशान नहीं करेगा, कोई नेगेटिव रिजल्ट यहां पर वो आपको नहीं देगा, क्योंकि केतु भी यहां पर ठीक है और राहु भी यहां पर ठीक है। किसी के बहकावे में आकर काल सर्प योग की पूजा पाठ आपने यहां नहीं करवानी है। यहां यदि आप काल सर्प योग की पूजा के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर राहु और केतु को छेड़ने वाली बात हो जाएगी, और जब आप राहु केतु को छेड़ेंगे तो कई बार अच्छे राहु केतु फिर नेगेटिव होकर के हमें बुरे रिजल्ट देने लग जाते हैं। इसीलिए किसी भी तरह से राहु केतु की वजह से आपको काल सर्प योग की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र में गुरु का आ जाना, सूर्य का लग्न के स्वामी का लग्न भाव में बैठना, ये दो चीज ऐसी है कि व्यक्ति के लिए बाकी बहुत से दोषों का निवारण वो स्वतः ही कर देती है। इसलिए ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बुध की महादशा 2018 अगस्त 2018 से शुरू हो रही है। तब दाम्पत्य सुख में वृद्धि होना, परिवार के सुख में वृद्धि होना, धन में वृद्धि होना, ये सब चीजें आपके साथ में अच्छा होने वाली है। और उसके अलावा आपको शनि और चंद्र के उपाय भी यहां पर करने होंगे। शनि के लिए आपको शनिवार को
या तो यदि आप उस जगह रहते हैं जहां आपके आसपास शनि मंदिर है तो वहां जाकर के आप तेल और काले तिल का दान कर सकते हैं। यदि वो संभव नहीं है तो अपने घर में ही आप साउथ की तरफ दिया जला करके 2 मिनट के लिए ओम शनि शनिश्चराय नमः का शाम के समय पर शनिवार को आप जाप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से भी आपके शनिदेव ठीक होंगे। तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी आपके नीचे जो लोग काम करते हैं उनके साथ में आपको अन्याय नहीं करना है, उनके साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं करनी है, या किसी गरीब को आपको कभी सताना नहीं है, या उसके साथ कोई चीटिंग नहीं करनी है। यदि आप ये नहीं करेंगे तो शनिदेव और आपके जल्दी अच्छे होंगे। और यदि आप मान लीजिए उपाय कर भी रहे हैं और साथ में फिर आप शनि के दुष्प्रभाव के लिए किसी गरीब को परेशान करना, किसी का अपमान करना, अपने आपके नीचे जो लोग काम करते हैं उनको परेशान करना, अगर इस तरह के एटीट्यूड आप रखेंगे तो फिर शनि चाहे आप जितना मर्जी उपाय कर ले कभी भी ठीक होने वाले नहीं है। ये हिदायत मैं इसलिए दे रहा हूं कि बहुत से लोग शनि के उपाय भी करते हैं, साथ में अपनी प्रवृत्ति को भी चेंज नहीं करते हैं, तो उनको फिर उसके रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो यहां आप जितना हो सके आपके नीचे जो लोग काम करते हैं उनकी आप मदद करें। कभी कोई गरीब को दवा वगैरह की जरूरत हो, हॉस्पिटल के कोई उनको तकलीफ हो, वहां आप कोई मदद कर सकते हैं तो आप करें। किसी गरीब को आप अगर भोजन कराते हैं वो काम आप कभी करना चाहें तो करें। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन आप जब भी आपको ऐसा मौका मिले तो आप ऐसे काम आप कर सकते हैं। साथ में चंद्रमा के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर जाकर के शिव का जल अभिषेक जरूर करें। साथ में साल में एक बार रुद्र अभिषेक का पाठ आप जो है वो जरूर करें। इसको करने से आपको चंद्रमा के जो दुष्परिणाम है वो कम देखने को मिलेंगे। साथ ही सफेद चीज का भी दान आप जब मौका मिले आप कर सकते हैं। तो ये उपाय मैंने आपको बताए जिसको करने से आपको सदैव लाभ होगा। साथ में यहां पर आपको मैं चीज बताना चाहूंगा कि सूर्य और गुरु दोनों आपकी कुंडली में योग कारक है, इसलिए जब भी आपका दिल करे मंदिर जाएं, मंदिर जाके प्रभु के दर्शन करके आए। यदि 5 मिनट के लिए मंदिर जाने का नियमित कार्यक्रम भी यदि आप अपनी कुंडली के अनुसार आप बनाते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम फलदायी होगा। साथ में कभी कोई मंदिर में कोई कार्यक्रम होते हैं वहां पर आप अपना तन मन धन से मदद करें, धन से चाहे ना करें तो तन मन से तो आप वहां पर जाएं। 2-5 मिनट के लिए कोई भी आप सेवा करना चाहे तो वहां आप करें, इससे भी आपको बृहस्पति के और अच्छे फल आपको मिलेंगे। ये करना जरूरी नहीं है, मैंने आपको इसलिए बताया कि कभी अगर आपकी इच्छा करती है कि भाई मैं मंदिर में जाऊं या सेवा करूं तो आप कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन बृहस्पति के दान आपको नहीं करने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप मंदिर में जा रहे हैं तो वहां पर जाकर फिर आप बृहस्पति के दान भी शुरू कर दें। बृहस्पति के दान में बहुत सारी चीजें आती है। आप पीली चीज का दान होता है, पीले कपड़ों का दान होता है, उसके अलावा आप जैसे पंडितों को दक्षिणा वगैरह देना, पूजा पाठ, ये करवाना चाहिए, लेकिन जब ओकेजनली आपको जरूरत है तब करवाना, बिना उसके आपको करवाने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति के दान की करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये कुंडली के अंदर मैंने आपको सिंह लगन की कुंडली के लिए आपको बताया, क्योंकि सिंह लगन की कुंडली एक ऐसी कुंडली होती है जिसके अंदर ग्रहों के प्रभाव को समझना और उसके अनुसार उसको अपने जीवन के अंदर उसको व्यवस्थित करना ये बहुत मुश्किल होता है। कारण दोस्तों क्योंकि सिंह लगन के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव समस्त ग्रहों को संचालित करने वाले होते हैं। ऐसे में यदि सिंह लगन की कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति गलत हो तो ये व्यक्ति के लिए बहुत ही गलत स्थिति होती है। लेकिन इस कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे योग कारक बन के बैठे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि किसी ऐसी कुंडली का विश्लेषण करके दोबारा आपके सामने मैं लेके आऊं सिंह लगन की जिसमें सूर्य की स्थिति ठीक ना हो, ताकि आप कंपेयर कर सकें कि सूर्य यदि ठीक है तो क्या फल देते हैं, और यदि कुंडली में सूर्य गलत है सिंह लगन की कुंडली में तो व्यक्ति को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, और साथ में जो तरुण जी ने हमें ये अपनी डिटेल भेजी है उनको भी मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो के माध्यम से आपकी सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। फिर भी यदि कोई जानकारी आप मुझसे जानना चाहें और या कोई डिस्कस करना चाहें तो आप मुझसे फोन पर बात करके भी अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, या और कोई डिटेल में बात जानना चाहें, कोई प्रॉब्लम्स कोई सोल्यूशन किसी तरह का आपको चाहिए तो आप मुझसे बाद में भी बात कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम अगला कोई वीडियो लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।